गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 15वें चैप्टर में आज हम आगे देखेंगे उत्पादन के साधन। प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेक विध साधनों का उपयोग होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। इन सभी साधनों का परिचय निम्न अनुसार है। पहली बात करेंगे हम जमीन की। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आई हुई खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले मानव सर्जित साधन जैसे यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी में होता है। पूंजी माने पैसे, मूड़ी। श्रम भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। कृषि, मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि के कार्य को श्रम कहते हैं। नियोजन माने नियोजक। उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इस तीनों साधनों को योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा। मानव की आवश्यकता असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करे आदि प्रश्न साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं, जिसकी चर्चा निम्नानुसार कर सकते हैं। पहली बात है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित और असीमित होती है। हम छोटे थे तब आप लोगों को स्कूल जाने आने के लिए साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। बाद में आपको बड़े हो गए थोड़े तो साइकिल की जगह पे अब स्कूटी या एक्टिवा जैसा कुछ साधन चाहिए। और बड़े हो गए, बाइक की ज़रूरत हुई, 4 व्हील की। इस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित और असीमित होती है। इस एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है। अनेक आवश्यकताएं बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती है, तो कुछ आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती है। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएं असीमित होती है। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम। असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण, यह व्यक्ति को निश्चित करने और आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम में अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकताएं अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े
और उसके बाद अन्य आवश्यकता ए। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है। आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आपको भूख भी लगी है और आपको कुछ चीज़ खरीदनी भी है, तो सबसे पहले आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो सर्वप्रथम वही ज़रूरियात पहली है तो वो संतुष्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ खरीदने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है। मर्यादित साधनों की बात करेंगे। उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं, इसलिए इनका मित व्ययिता से उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। आगे देखते हैं साधनों का वैकल्पिक उपयोग। आवश्यकताएं संतुष्ट करने से साधन सीमित है। आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन सीमित है। इतना ही नहीं परंतु वे वैकल्पिक उपयोग वाली होती है। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधनों का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार यह उपयोग वैकल्पिक है। ऐसा कह सकते हैं जैसे ज़मीन में गेहूँ की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार उपयुक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धति। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है। उसमें पहली बात है बाजार पद्धति और दूसरी है समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की एकदम विरोधी है। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धति भी विकसित हुई है। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धतियों की जानकारी इस प्रकार है। पहली बात करेंगे बाजार पद्धति। अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया है। बाजार पद्धति को पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना उसमें पूंजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। इस प्रकार प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व
अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रित रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है। बाजार पद्धति के लक्षणों की बात करेंगे। पहला लक्षण है उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। दूसरा, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति में के केंद्र में लाभ होता है। तीसरा, ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं। चौथा, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पांचवा, उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। और छठा, आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पे लिए जाते हैं। बाजार पद्धति के लाभ। बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। तीसरा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है। स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। आगे देखते हैं बाजार पद्धति की मर्यादाएं, कमियां हैं। जो हमने लाभ देखे, जैसे बाजार पद्धति में कुछ कमियां या मर्यादाएं भी होती हैं। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर वे संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां या उसकी सीमाएं है जो निम्न अनुसार है। पहली बात करेंगे, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है। जो जीवन जरूरी चीज़ वस्तु है वो आज पहले नहीं बनाते हैं। जो मौत शौक की वस्तुएं हैं उसको आज बनाने में लोग जुटे हुए हैं। दूसरी बात करेंगे, राज्य की कोई भी नीति विषय या भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है। तीसरा, ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उसका शोषण होता है। हम कुछ जानकारी हमें नहीं होती है तो हमारा शोषण भी होता है, मतलब हमें नुकसान भी हो सकता है। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। समाजवादी पद्धति की बात करेंगे। समाजवादी पद्धति में बाजार पद्धति की अनेक कमियां और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, समाजवादी पद्धति का उद्भव क्यों और कैसे हुआ? तो बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया है। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य सरकार द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा निर्णय लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है।
राज्यों द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती है। श्रमिकों को उसकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उसके अनुसार काम लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के लक्षण: समाज उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है। समाजवादी पद्धति के लाभ: समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। इन पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है। ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। समाजवादी पद्धति की मर्यादाएं, सीमाएं: समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियां हैं जो निम्न अनुसार है। पहली बात, उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है। इन पद्धतियों में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं रहता है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। मिश्र अर्थतंत्र: बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियां के कारण दोनों पद्धति की कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर और मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। इसी पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूप क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं, जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है, तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी सहाय का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बाद बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया, परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियाँ अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है,
जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूटछाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं, परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियां पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास का नीची दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में भी पाई जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है। यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है, वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।